हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोटानी की एक नई चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। आज क्लास नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फीचर्स ऑफ लिविंग क्या होता है। लिविंग होने के फीचर क्या होते हैं, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिन्हें देखकर हम लोग समझते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होगी। जैसे पहले तो हम लोग किसी चीज़ में अगर ग्रोथ होती है, यानी कोई चीज़ अगर मास वाइज या नंबर वाइज बढ़ता है, तो उसे हम लोग लिविंग के कैटेगरी में डालते हैं। तो पहला तो हो गया ग्रोथ। पहले हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है। पहला तो हो गया ग्रोथ। ग्रोथ से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लिविंग हो सकता है। अब है कि नहीं वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या चीज़ है जो दिमाग में आ सकता है, जैसे रिप्रोडक्शन। अगर एक ऑर्गेनिज्म से एक और ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन से भी हम लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग है, यानी जो खुद की प्रतिमा तैयार करता है वो रिप्रोडक्शन। खुद के जैसा एक और सेम फीचर वाले क्रिएचर को तैयार करना रिप्रोडक्शन हुआ। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हुआ, इसके अलावा क्या हो सकता है जो लिविंग में हम लोग डाल सके। तो मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक ऐसा फीचर है जो हमारे दिमाग में आता है कि नॉन लिविंग में नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म हो। और क्या आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो चीज़ नॉन लिविंग में नहीं होगा वो होता है कॉन्शियसनेस। यह एक बेसिक फीचर है जो लिविंग का एक डेफिनेशन हो सकता है। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होना मतलब जो अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसके बारे में जानता हो, जो उसके लिए कुछ रिएक्ट भी करता हो। तो कॉन्शियसनेस एंड माउंट रिएक्शन, यानी इंस्टेंट रिएक्शन। तुम्हारे हाथ में कुछ गर्म लगा, तुमने हाथ हटा लिया, ये रिफ्लेक्स आर्ट टाइप है। लेकिन मेन है कि कॉन्शियसनेस अगर हो तो वो उसके लिए कुछ रिएक्ट करेगा। कुछ भी तुम्हें कोई बुलाता है तो तुम कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुम रिएक्ट करते हो, उसकी तरफ देखते हो, उससे बात करते हो। तो ये हुआ। और एक और चीज़ हो सकता है वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जानना। तो अब हम लोग इनमें से देखेंगे कौन से डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं। तो पहले तो हम लोग सेल्फ अवेयरनेस को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक ही ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होती है। कोई भी कुत्ता बिल्ली या कुछ भी और जो भी एनिमल्स है या फिर प्लांट्स भी है वो सेल्फ अवेयर नहीं होते। वो खुद नहीं जानते उनका जीने का उद्देश्य क्या है, या फिर दुनिया कैसे चलती है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वो खुद के बारे में भी नहीं जानते। वो सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस से जो रिएक्शन होता है वो करते हैं, लेकिन वो सेल्फ अवेयर नहीं होते। जैसे इंसान सोच सकता है, उसके अंदर सही गलत की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एनिमल्स में या प्लांट्स में नहीं होती। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस पहले ही चला गया। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इनके बारे में, और जानते हैं कौन सी डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग का मतलब क्या है, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं तो फीचर्स which
present in all living organism and absent in non-living organism। यानी इनमें से जो फीचर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे उसे, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होंगे, उस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। यानी एक एग्जांपल के तौर पर सेल्फ अवेयरनेस को हमने क्यों अलग कर दिया, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस, हाँ, वो सेल्फ अवेयरनेस किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इस वाले पॉइंट को ये जस्टिफाई करता है। लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, हमें ऑल में चाहिए। ये ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल में चाहिए, सिर्फ एक या दो में रहने से नहीं होगा, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ये फीचर क्या है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उसे हम लोगों ने पहले ही अलग कर लिया। अब बाकी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो पहला है ग्रोथ। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार जिसमें ग्रोथ हो गया तो वो ग्रोथ परमानेंट हो जाता है, ठीक है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एक पेड़ है, तो वो जब ग्रोथ करेगा और एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो फिर से इसके पिछले जो स्टेट था उसमें वापस नहीं जा सकता। यानी ये रिवर्सिबल नहीं है, दोनों तरफ नहीं जाता, सिर्फ एक तरफ जाता है, यूनिडायरेक्शनल है। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। ग्रोथ का मीनिंग दो तरह से हो सकता है। पहला, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो दोनों कैसे है? इंक्रीज इन मास, जैसे मैंने जो प्लांट का एग्जांपल दिया, ये मास में बढ़ गया। लेकिन अगर हम लोग किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये जब ग्रोथ करता है तो नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन मास है और इंक्रीज इन नंबर है। तो ये वाला मल्टी सेलुलर के लिए है, ये वाला यूनिसेलुलर के लिए है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स, और इनके लिए है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फल हुए, वो मिट्टी में गए और वहाँ से फिर प्लांट तैयार हुआ। तो एक ग्रोथ होता है
छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट हो गया, और रिप्रोडक्शन है जब उसके जो फल से फिर से प्लांट तैयार होता है। तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है। यहाँ पर जो मास इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब वो नंबर इंक्रीज कर रहा है तब ग्रोथ और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब जब दोनों चीज़ एक साथ हो, और एक्सक्लूसिव का मतलब जब दोनों चीज़ अलग अलग हो। तो ये दो तरह से होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस देखा। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ इन प्लांट और ग्रोथ इन एनिमल में क्या डिफरेंस है। पहला तो ग्रोथ इन ओनली मेरिस्टेमेटिक रीजियन, यानी जहाँ पर मेरिस्टेम सेल है, ग्रोथ सेल, वहीं पर सिर्फ ग्रोथ होता है। ग्रोथ इन ऑल सेल, सारे सेल में जितने भी सेल है उन सब में ही नियरली इन ऑल सेल ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही ग्रोथ होता है। ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, यानी जब तक मेरिस्टेमेटिक रीजन है तब तक पूरी जिंदगी इनमें ग्रोथ चलता रहता है। ग्रोथ डिक्रीज इन ओल्ड एज बट रिपेयर ऑकर, यानी जब एज हो जाता है एनिमल्स में तब ग्रोथ कम हो जाता है, या फिर कभी कभी रुक भी जाता है। लेकिन जो रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होता है वो चलता रहता है, लेकिन स्लो रेट में। तो अब हम लोग देख लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, यानी नॉन लिविंग में भी क्या ग्रोथ है। तो हाँ, अगर हम लोग मास बढ़ने को लेकर देखें तो एक प्लांट एक पेड़ बनता है, वैसे ही एक पहाड़ जो है वो भी अपनी हाइट इंक्रीज करता है। कैसे? उसके ऊपर कुछ मिट्टी हो, पत्थर हो, वो सारी चीज़ें जमा होकर उसकी हाइट इंक्रीज कर देता है। तो इसे हम लोग ग्रोथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका भी इंक्रीज इन मास हो रहा है, इसे भी हम लोग ग्रोथ कंसिडर करेंगे। लेकिन इन दोनों के ग्रोथ में एक मेजर डिफरेंस है, वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ और इनमें है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है? जब सेल डिवाइड करता है तब, या फिर ग्रोथ करता है, तब वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ करता है। ऐसे ग्रोथ होता है उसका, पहले छोटे सेल से बड़ा सेल। लेकिन जब हम लोग लिविंग नॉन लिविंग में देखते हैं तब उसके ऊपर ये जो कोटिंग
कोटिंग है वो उसके ऊपर बाहर से आता है, अंदर से नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर बाहर से जमा होकर ग्रोथ हो रहा है इसलिए इसे एक्सट्रिंसिक कहा गया है, और क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ नहीं होता, जो भी होता है अंदर से होता है, इसलिए इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा गया है। लेकिन ग्रोथ तो दोनों में होता है। तो अब बताओ क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज एक तो है occur both in living and non-living, एंड दूसरा है not occur in all living। यानी दो, जो हमारा मेन फोकस था कि नॉन लिविंग में नहीं होगा और सारे लिविंग में होगा, वो दोनों ही यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, इसीलिए ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलता है ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। और देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वेरिएशन आता है, evolution by variation। तो क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन होने का चांसेस है वेरिएशन के थ्रू, इसलिए हम लोग सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। अब यहीं पर सारा गेम खराब हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटिस्टा all have asexual reproductions। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्पोर से हो सकता है या फिर बाइनरी फिशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, या फिर फिलामेंटेशन हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मेनली यही चीज़ है कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटिस्टा, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, और जिनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो तो हमारे लिस्ट से पहले ही बात अलग हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा दूसरा जो है वो है वर्कर बी, स्टेराइल कपल, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। वर्कर बी, स्टेराइल कपल, ये लोग रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, तो ये भी रिप्रोडक्शन, लेकिन ये लोग लिविंग है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। तो लिख देते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हुआ। दुख की बात है, अब तक हमें एक भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मिला। तो अब मेटाबॉलिज्म में आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि अब तक नहीं मिला। तो काश मेटाबॉलिज्म हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे
और वो एक डिफाइनिंग फीचर बन के हमें गलत प्रूफ कर दे। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, यह है ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जो है ऑकर इन एक्वस मीडियम। सेकेंडली मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंजाइम कंपल्सरी, यानी एंजाइम तो लगेगा ही। 3 नंबर, ये इन विट्रो आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड इन विवो इनसाइड बॉडी, दोनों तरह से हो सकता है। अब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इन विट्रो ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग। इन विट्रो सोच लेते हैं टेस्ट ट्यूब में करते हैं हम। तो टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं तो वो पहले तो एंजाइम नीडेड, तो एंजाइम क्योंकि बाहर कहीं तैयार नहीं होता, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एंजाइम का यूज क्योंकि कंपलसरी है इसलिए उसे लिविंग कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो आउटसाइड बॉडी होता है, यानी हमारे जो शरीर है उसके बाहर होता है, इसलिए उसे नॉन लिविंग कहा जा सकता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लिविंग यानी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म है ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर टेस्ट ट्यूब में करवाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक साथ करवाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग यही काम टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो सही से नहीं होगा, यानी एक्यूरेट नहीं होगा। इसीलिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मगर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिक reaction is not defining feature but metabolism is defining feature। तो आखिरकार हमें एक डिफाइनिंग फीचर मिल ही गया, वो है मेटाबॉलिज्म। तो अब हम लोग लास्ट जो हमारा फीचर है उससे चेक कर लेते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर होता है या नहीं होता। लास्ट है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल
इवेंट हो सकता है, यानी अंदर से या बाहर से हुई कोई घटना हो सकती है स्टिमुलाई के रूप में। तो कॉन्शियसनेस है उस स्टिमुलाई में रिस्पॉन्स करना। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होता है, और नॉन लिविंग यानी एक पत्थर को अगर तुम दूसरे पत्थर से मारोगे, ठीक है, तो उसमें वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। यानी जो फिजिक्स का लॉ है, लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके हिसाब से तो वो रिस्पॉन्स आता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई कॉन्शियसनेस की वजह से रिस्पॉन्स नहीं देता। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ब्रेन डेड। जो पर्सन ब्रेन डेड होता है यानी कोमा टाइप, वो अनेबल टू रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि उसके ब्रेन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इसलिए उसे ब्रेन डेड कहा जाता है। तो कॉन्शियसनेस उसमें होता है मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसलिए देखो उसे डेड भी कहा गया, ब्रेन की तरफ से वो डेड है। तो कॉन्शियसनेस भी हमारा डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लिविंग क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ लिविंग है, लिविंग इज सेल्फ replicating self organizing self-replicating self-organizing events which responds to stimuli। तो लिविंग है जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग मेटाबॉलिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है, उसे हम लोग लिविंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया कि लिविंग किसे कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि इसमें वेरिएशन कैसे आता है, और उस वेरिएशन की वजह से क्या क्या होता है, यानी एक क्लासिफिकेशन टाइप का चीज़। तो क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड है और इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास से मेन चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं। यह तो था सिर्फ लिविंग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आशा करता हूँ अब आप लोग देखकर या फिर थोड़ा रिसर्च करके बता सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो आज से आप लोग एक रिसर्चर बन गए। तो फिर से कल के वीडियो में मिलते हैं और इसके बाद से चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और टाटा बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड का क्लास नंबर सेकंड है, लेकिन इसे मैं फर्स्ट के साथ मर्ज करके छोड़ने वाला हूँ क्योंकि कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास में नहीं डाल पाया। तो आज दोनों क्लास को एक साथ मर्ज कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्लास 1 ही लिखा रहेगा। तो कल हमने ख़त्म किया था लिविंग किसे कहते हैं, तो हमने उसमें डेफिनेशन पाया था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स जो
कॉन्शियस होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि लिविंग में डेविएशन यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो हम लोगों को पता है देयर आर डाइवर्सिटी इन लिविंग organism. Nearly 1.7 to 1.8 million species are discovered so far. आज तक 1.7 से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। तो इस जो डाइवर्सिटी जो है टू अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी of species and know each species we need classification. तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि अगर हमें इन सबको अच्छे से जानना है, ईच स्पीसीज को अच्छे से जानना है, डाइवर्सिटी को अच्छे से जानना है, उनके अंदर का रिलेशन अच्छे से जानना है, तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये 4 चैप्टर्स है। अगर हम इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो क्या होगा? अगर कोई क्लियर कट डिवीजन ना हो और एक के बाद एक चैप्टर, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन अगर कोई सीरीज वाइज ना आए, अगर कुछ भी आ जाए कभी भी, जैसे काइनेटिक्स जो है उसके साथ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा कोई मेल नहीं है, या फिर बायोलॉजी के साथ कोई ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे से हम लोग उसे मिसअप कर दे तो हमें पढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सेम टाइप के जो सब्जेक्ट या इंटरेस्ट है उन्हें एक जगह पर रखने से बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो हमें समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरत है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लेते हैं। टैक्सन क्या होता है? इज अ कैटेगरी, it's a characteristic feature. एग्जाम्पल लाइक अगर हम कैट, ये नाम जो है इससे हमें कुछ रिमाइंड्स अबाउट सम फीचर्स। तो जो भी नाम हमें किसी एनिमल या प्लांट फीचर्स ऑफ एनी स्पीसीज कि जो भी नाम हमें किसी एनिमल, प्लांट या किसी भी और स्पीसीज के बारे में कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिमाइंड करवाता है, उससे हम लोग कहते हैं टैक्सन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, एवरी टैक्सन इज
a category, but every category is not a taxon. हर जो कैटेगरी होता है वो टैक्सन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो कैटेगरी जो हमें किसी स्पीशीज के बारे में फीचर करते हैं उन्हें हम लोग टैक्सन कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। टू classify species according to their morphology and anatomy, taxons are placed into different taxonomic categories. This is called taxonomy. This study is called taxonomy. अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है? ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन्हें ना जानने से हमें चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। तो सिस्टमैटिक्स यह होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? एवोल्यूशन रिकॉर्ड्स, यानी एवोल्यूशन कैसे होता है उसके बेसिस पे अगर हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। इसकी पहली बुक है सिस्टेमा मैच्यूरी। किसने लिखा था? रिटेन बाय कैरोलस लिनियस। नाम तो सुना ही होगा, कैरोलस लिनियस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी में। तो यही था सिस्टेमैटिक्स। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्टेप्स क्या है टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसके स्टेप्स क्या होता है। पहला, अच्छा ऐसे ही लिखने से अच्छा है थोड़ा समझ के लिखते हैं। टैक्सोनॉमी तो पहला क्या चाहिए हमें? हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना चाहिए। कोई चीज़ क्या है, यानी सोचो एक प्लांट लिया, अब उसके बारे में जो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, मॉर्फोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, उसे हम लोग एक जगह लिख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है कि ये चीज़ अगर मिलती है तो हम इसे इस प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले
कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक अननोन प्लांट या फिर एक एनिमल या कुछ भी स्पीसीज हमें मिला। अब उसमें हमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी समझना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। अब उसमें से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हमें मिल सकती है जिन्हें हमने पहले ऑब्जर्व किया है। अगर मिलती है तो हम लोग सब रिसर्च ख़त्म करने के बाद अगर सारे कैटेगरीज किसी एक स्पीसीज से मिल जाए तो वो आइडेंटिफाई होगा उस स्पीसीज के नाम से। अगर नहीं मिलता है तो उसके जो नए कैटेगरी हमें मिलेंगे जो किसी और स्पीसीज में नहीं मिलते, उन्हें हम फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स में नोट डाउन करेंगे और इसे एक नए स्पीसीज के तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिकेशन ये दोनों काम कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग 3 नंबर पे आएंगे जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे, सोचो हमें बहुत सारे स्पीसीज मिल गए इन दोनों स्टेप की मदद से। अब जब हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज है तो उनमें कुछ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी, कुछ में कम सिमिलैरिटीज़ होगी, तो उन्हें हम लोग एक तरफ नोट डाउन करके जो ज़्यादा सिमिलर है उन्हें एक साथ रखेंगे, जो कम सिमिलर है उन्हें एक और साइड में अलग अलग क्लासीफाई कर लेंगे। जैसे बायोलॉजी के चैप्टर्स हम लोग बायोलॉजी में रखते हैं, फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स में और केमिस्ट्री के चैप्टर केमिस्ट्री में। अब इनमें से कुछ चैप्टर है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कह लो तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्टेट ऑफ मैटर टाइप के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। तो उन उनसे अगर हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करते हैं तो समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और लास्ट में क्या होता है, 4 नंबर, नोमेन क्लेचर। नोमेन क्लेचर क्या है, जब हम लोगों ने सब कुछ कर लिया उसके बाद नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। किसी स्पीसीज़ को नाम ऐसा दो जिससे पूरी दुनिया में उसे एक ही नाम से जाना जा सके। यानी अगर तुम किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी रिसर्चर से बात करो तो उस एनिमल या प्लांट या किसी भी और स्पीसीज़ को एक ही नाम से बुलाओ, ताकि सभी को समझ में आ जाए हाँ ये इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात कर रहा है। तो उसके लिए चाहिए नोमेनक्लेचर। तो यही चीज़ें हैं और इनको हम लोग अगली क्लास में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और अगली क्लास में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसे हम लोग पहली क्लास के साथ ही जोड़ के पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास के साथ आएगा, तो ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो 1 घंटे या 1.5 घंटे जितना बड़ा हो जाएगा। तो छोटा रखते हैं, फिर से मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए बाय।